अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साबिर हुसैन राजपूत की एक और कहानी सुनते हैं। आज मेरी दोस्ती की एक और शम्मा बुझ गई है। मेरा दोस्त हाजी मर गया है। आज मैं उसकी कहानी आपको सुनाता हूँ। शिकार के दौरान ही में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हाजी मोहम्मद गखरजात का जवान था और अमीर जमींदारों की औलाद था। उसका बाप सूबेदारी पेंशन पर आया था और नहरी इलाके में उसे एक मुरब्बा ज़मीन भी मिली थी। हाजी से हमारी दोस्ती हो गई तो उसने हमें बहुत इसरार के साथ अपने गांव आने की दावत दी। हमने उसकी दावत कबूल कर ली और 10-12 दिन बाद हमने हाजी मोहम्मद के गांव जाने का प्रोग्राम बनाया। हम 13 दोस्त और 10 कुत्ते थे और हम बहुत सवेरे निकल पड़े थे। अभी सूरज निकलने में चंद मिनट बाकी थे जब हम हाजी के गांव पहुंच गए। एक जगह 10-12 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। कुछ दूर इतनी ही औरतों को सर जोड़े खड़े देखा। पता चलता था जैसे गांव में कोई गड़बड़ है। हाजी मोहम्मद ने हमें आता देखा और दौड़ता हुआ हमारे पास आया। उसने बताया कि रात को एक बड़ी शरीफ लड़की लापता हो गई है। उसकी उम्र 17-18 साल थी और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। हाजी मोहम्मद ने कहा कि सारा गांव मातम में है और गुस्से में भी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शिकार पर जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकता और अच्छा भी नहीं लगता। फिर कभी सही। हमने अपने तौर पर शिकार पर जाने का इरादा किया तो हाजी मोहम्मद ने कहा कि वो हमें इस तरह तो जाने देगा नहीं। हमारे इनकार के बावजूद वो हम सबको घर ले गया, अपने वाली साहब से तारुफ कराया। वो बड़े ही प्यार से मिले, हम सबसे हमारे बापों के नाम पूछे। वो तकरीबन सबसे वाकिफ थे। वो मेहमान नवाजी और रख रखाव का ज़माना था। गांव में जिसे भी पता चला कि मेहमान आए हैं और कुत्ते भी साथ हैं, दूध ले आया। हमारे कुत्तों के आगे मिट्टी की 3 कटोरियां रखकर दूध से भर दी गईं। हमारे आगे दूध और घी में तले हुए पराठे और अंडे रख दिए गए। उस जमाने में अभी हमने चाय नहीं देखी थी। इस खातिर तवाज़ु के दौरान हाजी मोहम्मद ने अपने वाले से पूछा कि इस हालत में जबकि गांव की एक लड़की लापता हो गई है, उसे शिकार पर जाना चाहिए या नहीं। वाली साहब ने उसे इजाज़त दे दी और कहा कि वो गांव में रहकर करेगा भी क्या। हाजी मोहम्मद के दोस्त भी हमारे साथ ही बैठे थे। दौड़े गए और अपने कुत्ते खोल लाए। उनके 3 कुत्ते थे। हम शिकार को रवाना हो गए, लेकिन हमारा दिल नहीं लग रहा था और बिल्कुल भी शिकार की तरफ ध्यान नहीं बन पा रहा था। हाजी हमें लड़की के मुतालिक बता रहा था और कह रहा था कि वो किसी के साथ निकल जाने वाली लड़की नहीं थी और वो बिल्कुल भी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। औरतों की नज़र बड़ी गहरी होती है। वो शक वाली बात भी यकीन के रंग में बयान किया करती हैं। लेकिन हाजी मोहम्मद ने बताया कि इस लड़की के मुतालिक गांव की औरतें भी कसमें खाती हैं कि शरीफ लड़की थी। अलबत्ता गांव की लड़कियों की तरह शौखियां ज़रूर करती थी। खेतों में लड़कियों के साथ भागती दौड़ती थी। मुंह भट नहीं थी, लेकिन खुलकर बात करती थी। उसका रिश्ता तय हो चुका था, अभी मंगनी नहीं हुई थी। हाजी मोहम्मद को इस लड़की के मुतालिक बहुत ज़्यादा अफसोस था और वो यहाँ तक कहता था कि अगर उसे भनक भी मिल जाए कि उसे कौन ले गया है तो उसके सारे ख़ानदान को कत्ल कर दे। उसने लड़की के साथ अपनी वाबस्तगी ये बताई थी कि मैं 6-7 साल का था और वो लड़की 14-15 साल की थी और वो हमारे घर आती रहती थी और हम इकट्ठे खेले भी थे। लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं थी क्योंकि गांव के लड़के और लड़कियां इकट्ठे खेला ही करते थे। हाजी मोहम्मद और वो लड़की एक साथ ही जवान हुए थे। हाजी हमें उस लड़की के मुतालिक बता रहा था और कह रहा था कि वो किसी के साथ निकल जाने वाली लड़की नहीं थी और न ही ऐसी वैसी थी। औरतों की नज़र बड़ी गहरी होती है। वो शक वाली बात भी यकीन के रंग में बयान किया करती हैं। लेकिन हाजी मोहम्मद ने बताया कि वो इस लड़की के मुतालिक ये जानता है कि गांव की औरतें भी कसम खाती हैं कि शरीफ लड़की थी। अलबत्ता गांव की लड़कियों की तरह शौखियां ज़रूर करती थी। खेतों में लड़कियों के साथ भागती दौड़ती थी। मुंह फट नहीं थी, लेकिन खुलकर बात करती थी। उसका रिश्ता तय हो चुका था, अभी मंगनी नहीं हुई थी। हाजी मोहम्मद को इस लड़की के मुतालिक बहुत ज़्यादा अफसोस था और वो यहाँ तक कहता था कि अगर उसे भनक भी मिल जाए कि उसे कौन ले गया है तो उसके सारे ख़ानदान को कत्ल कर दे। उसने लड़की के साथ अपनी वाबस्तगी ये बताई कि हाजी मोहम्मद 6-7 साल गुजरे, कुत्ते का एक बच्चा लाया। वो यही कुत्ता था जो अब भी उसके साथ था।
उस वक्त इस लड़की की उम्र 10-11 साल और हाजी मोहम्मद की 14-15 साल थी। लड़की उसके घर आती ही रहती थी। वो इकट्ठे खेलते भी थे, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि गांव के लड़के और लड़कियां इकट्ठे खेला ही करते थे। इस लड़की को कुत्ते के बच्चे के साथ प्यार हो गया था और हाजी मोहम्मद के घर जाकर वो उसके पिल्ले के साथ खेलती रहती थी। हाजी मोहम्मद, लड़की और ये कुत्ता इकट्ठे जवान हुए। कुत्ता बड़ा होकर लड़ाका निकला, रखवाली में और ज़्यादा खूंखार हो जाता था। उसने लड़ाई में दूसरे देहात के अच्छे अच्छे लड़ने वाले कुत्तों को शिकस्त दी और शोहरत पाई थी। एक बार एक भैंस के पास से गुजरते हुए भैंस ने दुम घुमाई तो इत्तेफाक से कुत्ते को लग गई। कुत्ते ने भैंस की पिछली टांग में दांत गाड़ दिए। भैंस भाग उठी और कुत्ते को जरा मुश्किल से ही काबू में किया गया। हाजी मोहम्मद को मालूम नहीं था कि कुत्ते को किस तरह सुधारा जाता है। उसने कुत्ते को खराब कर दिया था। घर में गांव का कोई फर्द आए तो भी गुर्राता और भौंकता था। आप सुनकर हैरान होंगे कि गांव में रखवाली के लिए जो कुत्ते रात को खुले छोड़े जाते हैं, वो अंधेरे में भी गांव के हर एक फर्द को पहचान लेते हैं, हर एक की बू और आवाज़ से वाकिफ होते हैं, किसी अजनबी को नहीं बख्शते। मगर हाजी मोहम्मद के कुत्ते से सब डरते थे। उसने बताया कि उसके घर के अफराद के अलावा सिर्फ ये लड़की थी जिसे देखकर कुत्ता दुम हिलाता और बेताब होता था कि लड़की उसके पास आए। लड़की उसे दूध पिलाती थी, उसके साथ खेलती थी। हाजी मोहम्मद ने बताया कि कल भी लड़की कुत्ते के साथ खेलती रही थी। जाहिर है कि लड़की के दिल में हाजी मोहम्मद का प्यार भी था, मगर इसमें शक वाली कोई बात नहीं थी। दोनों के वालिदैन को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उनकी मुलाकातें चोरी छुपे की नहीं थीं। ज़ात के लिहाज से लड़की का ख़ानदान हाजी मोहम्मद से 2 दर्जे नीचे था, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी। हाजी मोहम्मद ने शादी की सोची भी नहीं थी। लड़की नौजवान तो थी ही, वो खूबसूरत कुछ ज़्यादा ही थी, और यही उसके अगवा का बाइस बना। हाजी मोहम्मद और उसके दोस्तों की राय भी यही थी। वो बहुत भड़के हुए थे। उन्होंने बताया कि गांव का हर एक मर्द सख्त गुस्से में है। गांव के बुजुर्ग इस मसले पर बातें कर रहे थे कि इस इलाके में जो 3-4 रहज़न और डाकू हैं, इन्हें मिला जाए और उनसे लड़की वापस ली जाए। ये काम इन्हीं में से किसी का हो सकता था। कोई और लड़की की मर्जी के बगैर ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता था। ये भी ज़ेर बहस आया कि पुलिस को रिपोर्ट दी जाए या नहीं। इसके मुतालिक बुजुर्गों ने अभी कोई फैसला नहीं किया था। गांव के मर्द तलाश और ताक़ुब अपने तौर पर करना चाहते थे। ये सारे गांव की इज्जत का मामला था। हम चले जा रहे थे। इस इलाके में हम कभी नहीं आए थे। ज़्यादा दुश्वार गुजार इलाका था ये। ऊंचे नीचे टीले थे। मैदान था जो ज़रा आगे जाकर यकलख्त ख़त्म हो जाता था और हम किसी बड़े ही ऊंचे मकान की मुंडेर पर खड़े महसूस करते थे। यकायक हमने ऊपर देखा तो पता चला कि बादल, जो अभी तक टुकड़ों की शक्ल में थे, यकायक बड़ी तेज़ी से जुड़ते जा रहे थे। घटा तेज़ी से आ रही थी और उसका सियाह साया मीलों वसत पर दौड़ता आ रहा था। उसके पीछे मंजर धुंध में छुपता जा रहा था। ये बारिश थी। बिजली बड़े ज़ोर से चमकती और कड़कती थी। हम छुपने की कोई जगह ढूंढने लगे। दौड़ते हुए आगे चले गए। एक जगह एक अमूदी टीला खोदकर किसी ने गुफ्त बनाई हुई थी। कुछ लड़के कुत्तों को लेकर उसमें चले गए। मैं, हाजी मोहम्मद और मेरे 2 दोस्त इससे कुछ दूर एक और जगह पनाह गुज़ीर हो गए। वहाँ छुपने की जगहों की कमी नहीं थी। अगर आपने वो इलाका देखा हो तो आप जानते होंगे कि वहाँ ऊँट और हाथी भी छुपाए जा सकते थे। बारिश जो शुरू हुई तो 2 गज परे तक कुछ नज़र नहीं आता था और बिजली की कड़क से दिल दहलने लगता था। एक बार बिजली इतने ज़ोर से कड़की कि दिल उछलकर हलक में आ गया। इसके साथ ही मैंने एक चीख सुनी जो बारिश और ओलों में मध्यम सी सुनाई दी। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा और पूछा कि उन्होंने एक चीख सुनी है। एक ने कहा कि अगर मेरे कान नहीं बजे थे तो मैंने सुनी थी वो चीख। दूसरे ने कहा तुम दोनों के कान बजे होंगे। तीसरे ने भी कुछ नहीं सुना था। बिजली करीब ही गिरी थी। जालाबारी थम गई थी। मैंने महसूस किया जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने फिर साथियों की तरफ देखा। वो आपस में गपशप लगा रहे थे। मैं बड़ी ही जोर का था। खौफनाक चीज़ बिजली के धमाके थे। अचानक ऐसी चमक हुई जो धूप से तेज थी। घटा का अंधेरा 2 सेकंड के लिए रोशन हो गया। कोई 200 गज दूर हमारे बिल्कुल सामने शीशम के एक दरख्त में हमने सफ़ेद शोला चमकता और बुझता देखा। एक टहन कड़कड़ाता नीचे आ रहा। ये बिजली गिरी थी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। इस धमाके के साथ ही मैंने वही चीख सुनी
ये चीख मेरे साथियों ने भी सुनी थी, लेकिन हाजी मोहम्मद ने कहा कि बिजली का शोला आसमान से जब आया था तो ये उसकी चीख थी। बात फिर गोल हो गई। मैंने दोनों कानों में उंगली फेरी। मेरे कान शायद बंद हो गए थे। तकरीबन निस्फ घंटे बाद बारिश थम गई, मगर जलथल कर गई। इसे अभी और बरसना था। मेरे एक दोस्त ने कुत्तों को देखकर कहा कि प्यासे हैं, इन्हें छोड़ दो। बारिश का पानी बहुत था। हमने कुत्ते खोल दिए और आपस में सुलह मशवरा करने लगे कि फौरन वापस चलना चाहिए। हमारे कुत्ते पानी पीकर इधर उधर बिखर गए थे। हम भी पनाह से निकले और दूसरी पनाह में अपने साथियों को देखने लगे। हाजी मोहम्मद ने इधर उधर देखकर कहा कि मेरा कुत्ता नजर नहीं आ रहा, वो हमसे अलग हो गया है। वहाँ कुदरत ने ढेरों चट्टानों और मिट्टी की दीवारों और टीलों की सूरत में नजर से ओझल होने का निहायत अच्छा इंतजाम कर रखा था। हाजी मोहम्मद भी नजरों से ओझल हो गया। मैं वैसे ही टहलता टहलता अपने साथियों से परे चला गया। हाजी मोहम्मद कीचड़ में फिसलता बड़ी तेजी से मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, मुंह खुला हुआ था। मैं उसकी तरफ गया। उसने सरगोशी में पूछा, तुमने कभी चुड़ैल देखी है? चुड़ैलें होती हैं ना? मैंने पूछा, कहाँ है? तो उसने कहा कि इधर आओ यार, वहाँ अंदर कुछ है। उसके पास अपनी रंगदार दस्ते वाली चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। मैं उसके साथ गया और वो बाएं को ले गया। वहाँ मिट्टी और रेतीले पत्थरों की ऊंची दीवार खड़ी थी। इसमें बहुत चौड़ा शिगाफ था। वो मुझे उसके करीब ले गया। उसका कुत्ता उसमें से बाहर आया। उसे देखकर वो अजीब सी आवाज़ें निकालता हुआ अंदर चला गया। ये आवाज़ें दरअसल अजीब नहीं थीं, ये कुत्ते की मखसूस आवाज़ें होती हैं। वो अपने मालिक को कुछ बताने या दिखाने की कोशिश करता है। कुत्ता अंदर जाकर ऐसी ही आवाज़ें निकालता वापस आ रहा था। हमें एक जनाना आवाज़ सुनाई दी, डब्बू। यह हाजी मोहम्मद के कुत्ते का नाम था। उसके जिस्म पर चमकीले से स्याह धब्बे थे जिन्हें हम डब कहते हैं। ये जनाना आवाज़ रो रही थी। उसने रोते हुए डब्बू कहा था। हाजी मोहम्मद ने कहा, कहते हैं जो इंसान कत्ल कर दिया जाता है उसकी रूह वीरानों में भटकती रहती है। ये किसी की रूह है। किसकी? ताज की, उसने जवाब दिया। वो लड़की जो अगवा हुई है, और कौन कह सकता है कि ये उसकी ही रूह है। अगर कोई ऐसी बातें आज मेरे साथ करे तो मैं नफरत से मुंह फेर लूं, मगर पसमानदगी के उस दौर में मुझ पर सनसनी तारी हो गई और मैंने उसे कहा, हाँ हाजी, ये बदरू है। अंदर से रोने की आवाज़ आई और उसके साथ ही कुत्ता ऐसी आवाज़ें निकालने लगा जो प्यार का इजहार करती हैं। मैंने जेब से चाकू निकाल लिया और हाजी मोहम्मद से कहा कि कुल्हाड़ी ऊपर कर लो। कहते हैं कि लोहे का चमकता हुआ हथियार हाथ में हो तो जिन, चुड़ैल और बदरुएं भाग जाती हैं। हम दोनों ने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। रास्ता दाएं को मुड़ता था। हाजी मोहम्मद का कुत्ता बेताबी से दुम हिलाता हुआ आगे पीछे दौड़ रहा था। जो ही हम दाएं घूमे, हमसे 7-8 गज दूर एक नौजवान लड़की खड़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके ऊपर टीले की छत सी थी। हाजी मोहम्मद का कुत्ता उसकी टांगों से लिपट लिपट जा रहा था। मैं और हाजी मोहम्मद ऊंची आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ते जा रहे थे। लड़की की आंखें खुलती गईं और ठहर गईं। उसने आहिस्ता से कहा, हाजी। उसका सर डोला और वो गिर पड़ी। हाजी मोहम्मद ने खौफ से बोझल आवाज़ में मुझे कहा, ये ताज है, इसे कहीं कत्ल कर दिया गया है, ये इसकी रूह है। क्या करें साबू, भाग चलें? मगर अगर ये बदरू या रूह होती तो गायब हो जाती और कुत्ता उसके करीब न जाता। मैंने कहा, कुत्ते चुड़ैलों और बदरुओं को देखकर भौंकते या मुंह आसमान की तरफ करके खौफनाक आवाज़ में रोते हैं। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने बाहर जाकर सबको बुलाया और हिम्मत करके मैं आगे गया। डरते डरते और कलमा शरीफ पढ़ते पढ़ते मैंने लड़की की नब्ज पर उंगली रखी। वो जिंदा थी। वो कीचड़ में पड़ी थी। उसे उठाकर हमने पीछे कर दिया। वहाँ टीले की छत थी और नीचे खुशकी। बारिश फिर बरसने लगी। हाजी ने अपनी पगड़ी बारिश में की, अच्छी तरह भीग गई तो लड़की के चेहरे पर निचोड़ी और उसके मुंह में भी पगड़ी निचोड़ कर पानी डाला। उसने जब आंखें खोली तो हाजी मोहम्मद उस पर झुका हुआ था। उसने कहा, ताज, जिंदा हो? कुछ देर बाद वो पूरी तरह होश में आ गई। बहुत ही बुरी तरह डरी हुई थी। वो बैठ गई। उसने हाजी मोहम्मद के दोनों दोस्तों को भी पहचान लिया। हमारे मुतालिक हाजी मोहम्मद ने उसे बताया कि ये उसके दोस्त हैं। एक लड़के के पास एक पराठा बचा हुआ था, उसे दिया। उसने 2 लुक़मे खाकर पानी मांगा। उसे बारिश का पानी पगड़ी भिगोकर पिलाया। ये एक मोजिज़ा था, लेकिन बहुत ही डरावना। हम डर डर कर बातें कर रहे थे और तवक्को ये थी कि वो अभी गायब हो जाएगी। उसने पूछा कि उसके घर वाले और गांव वाले क्या कहते हैं।
हाजी मोहम्मद ने उसे बताया कि ऐसा शक किसी को भी नहीं कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई है। सारा गांव गुस्से में है कि उसे अगवा करने वाले का सुराग मिल जाए तो बेइज्जती का इंतकाम लें। वो रोती रही। हमारे तसल्ली दिलासे और हौसले पर उसने बताया कि उसके साथ क्या बीती है। उस रोज यानी गुज़िश्ता रोज उसकी सहेली की मंगनी हुई थी। दिन के वक्त वो घर किसी मसरूफियत की वजह से उसके घर नहीं जा सकी थी। शाम के बाद जब रात गहरी हो गई थी, वो सहेली को मुबारकबाद देने गई। वो घर गांव से हटकर था। दरमियान में 3-4 खेत थे। कोई खतरा नहीं था। लड़कियां डरपोक भी नहीं थीं। वो घर दूर भी नहीं था। सहेली के घर उसे कुछ देर हो गई। वापस आने लगी तो खेतों के दरमियान से गुजरने की बजाय वो घूमकर खाली खेतों में से गुजरी। आगे पगडंडी थी। चांदनी साफ थी। एक घुड़सवार आ रहा था। वो लड़की के करीब आ गया। लड़की पगडंडी पर रुक गई। किनार ऊंचा था। चांदनी लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। सवार ने चलते चलते उसे देखा और जरा आगे जाकर रुक गया। उसने लड़की से कहा, इधर आना बहन, इस गांव का क्या नाम है? लड़की करीब गई तो सवार ने घोड़े से उतरकर कहा, मुझे बहुत दूर जाना है। यहाँ रात किसके घर गुजारूं? ये तो होता ही रहता था कि लोग पैदल या घोड़े या टट्टू पर सफर करते थे। जिस गांव में शाम हो जाए रुक जाते और जिस दरवाजे पर दस्तक दें वो दरवाज़ा खुल जाता और उन्हें पूरे एहतराम से मेहमान ठहराया जाता था। लड़की ने उसे कहा कि हमारे घर में ठहरो, मेरा बाप है, चलो मेरे साथ, इतनी सर्दी में तुम्हें रुक ही जाना चाहिए। लड़की ने बताया कि वो जूं ही आगे चली, उस आदमी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखा। उसका दुपट्टा उसी के मुंह में ठूंसकर उसे घोड़े पर डाल लिया। घोड़े पर वो सवार हुआ और घोड़ा दौड़ा दिया। ये तो गांव के उन घरों के कई अफराद ने भी कहा था कि उन्होंने दौड़ते घोड़े के टापू सुने थे। लड़की बेबस थी। आदमी ताकतवर था। बहुत दूर जाकर उसने घोड़ा रोका और लड़की के मुंह से दुपट्टा निकालकर उसके सर पर डाल दिया। उसने लड़की से कहा कि सीधी होकर मेरे आगे बैठी रहो, तुम्हें छुड़ाने कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दरअसल चांदनी में उसने लड़की की खूबसूरती और उम्र देख ली थी और यही उसकी मुसीबत का बायस बनी। घोड़े पर जाते हुए लड़की ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की और रोती रही। सवार ने उसे कहा कि वो खामोश नहीं रहेगी तो वो इसे बेइज्जत करके कत्ल कर देगा। लड़की चुप हो गई। उसने बताया कि हर तरफ से ख्याल हटाकर वो दिल में खुदा को याद करने लगी। उसने खुदा से मदद मांगी और कहा, मेरे खुदा, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे इससे भी ज्यादा सजा दे, अगर नहीं तो आज साबित कर दे कि तू मेरा सच्चा खुदा है। इसी हालत और ऐसी बेबसी में लड़की और कर भी क्या सकती थी। चांद और ज्यादा साफ होता जा रहा था। वो घोड़े पर आगे बैठी थी और सवार ने एक बाजू उसके गिर्द लपेटकर उसे अपने करीब कर रखा था। घोड़ा आम चाल चल रहा था। बहुत देर बाद घोड़ा इस इलाके से भी गुजरकर आगे चला गया जहां लड़की हमें मिली थी। अचानक घोड़ा रुक गया। वो हिनहिनाया। सवार ने बाघ को झटका दिया और एड़ लगाकर कहा, क्या हो गया, क्या नजर आ गया है? घोड़ा खड़े खड़े जरा सा कांपा और पीछे हटा। सवार के मुंह से निकला, ओह, सांप जोड़ा है। लड़की को सांप नजर नहीं आए। सवार ने घोड़े को शायद दाएं बाएं करने की कोशिश की। घोड़ा 2 कदम चला तो बिदक कर उछला, पीछे भी हटा। फिर उसने अगली टांगें इतनी उठा दी कि पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। हिनहिनाया और इस कदर सख्त झटके से अगली टांगें नीचे करके दौड़ा कि लड़की एक तरफ लुढ़क गई। सवार भी तवाजुन खो बैठा। घोड़ा फिर रुक गया। लड़की गिर पड़ी। सवार इसके साथ ही गिरा। घोड़ा सर पर दौड़ पड़ा। सवार इस हालत में घोड़े के साथ ही गया कि उसका एक पांव घोड़े के साथ था और वो जमीन पर पड़ा था। उसका पांव रकाब में फंस गया होगा। अगर घोड़ा बिदक जाए तो सवार रकाबों से पांव जरा पीछे कर लिया करते हैं। अगर पांव रकाब से आगे चला जाए और सवार गिर पड़े तो रकाब ढकने को इस तरह पकड़ लेती है जिस तरह हथकड़ी हाथ को। फिर वो बिदके हुए घोड़े के साथ ही जाता है। लड़की उठ खड़ी हुई। उसने चांदनी में घोड़े को सरपट भागते और सवार को उसके साथ घसीटता हुआ जाते देखा। घोड़ा सांपों से डरकर भागा था, इसलिए उसके जल्दी रुकने का इम्कान नहीं था। जानवर सांपों से बहुत डरते हैं। सांप के सामने घोड़े का रवैया यही होता है जो लड़की ने बयान किया था। सवार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। वो बड़ी ही बुरी मौत मरा होगा। लड़की ऐसी मुसीबत में फंस गई कि वो जब हमें सुना रही थी तो उसकी आंखें ठहर गईं, जबान हकला गई और वो खौफ के मारे हाजी मोहम्मद के करीब हो गई। उसने बड़ी कोशिश से अपने आप को संभाल संभाल कर सुनाया कि उसे पहला डर सांपों का था जो उसने नहीं देखे थे। चांदनी में अपने साय को भी वो नाक समझती थी।
वक्त आधी रात का और जंगल बयाबान। उसे हर तरफ चुड़ैलें, जिन और भूत नजर आने लगे। उसने दुआ की कि जमीन फट जाए और उसे निगल ले, मगर खुदा ने ये दुआ कबूल न की। उसे ये भी मालूम न था कि उसका गांव किस तरफ है। रास्ता जो उसने देखा था वो बहुत ही खौफनाक था। रात को दीवारों जैसे टीले और अजीब अजीब शक्लों वाले टीले उसकी जान निकाल रहे थे। और इस ख्याल से तो उसे गशी आने लगी कि घर वाले उसे तलाश कर रहे होंगे और गांव वाले कहेंगे कि किसी के साथ निकल गई है। नमाज के सिवा उसे और कोई आयत या वजीफा याद नहीं था। उसने अलहम्दु शरीफ का विर्द शुरू कर दिया और वापस चल पड़ी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था, कदम खौफ के मारे उठते नहीं थे। अल्लाह के कलाम ने उसे कुछ हौसला दिया, मगर अपने ही कदमों की आहट पर उसे डरा देती और वो बिदक जाती थी। उसे ये डर भी था कि सवार मरा नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा। इस ख्याल से वो दौड़ पड़ी और जहाँ तक टांगों ने साथ दिया वो दौड़ती गई। आखिर एक जगह बेसुध होकर गिर पड़ी। सांस ठिकाने आए तो वो फिर चल पड़ी। रात की आवाजें उसे डरा रही थीं। गीदड़ों की चीखें उसे खौफ ज़दा करती थीं। एक जगह तो उसने कहा कि उसका दिमाग काबू में नहीं रहा। उसने अपनी माँ के साथ फिर बाप के साथ बातें शुरू कर दी। इसने कहा कि दोनों इसे अपने सामने खड़े नजर आ रहे थे। फिर गांव के कितने ही आदमी उसे नजर आए। वो उनके दरमियान चलती रही। वो शायद नींद में चल रही थी। इसी जहनी कैफियत में वो अपने आप से निकल गई। उसे याद नहीं था कि कितना वक्त ऐसे ही गुजर गया और वो कितनी दूर और किस तरफ निकल गई। वो जब होश में आई तो जमीन पर पड़ी थी और इर्द गिर्द टीले थे। सूरज निकल आया था। वो इसे ख्वाब समझ रही थी। दिमाग बेदार हुआ तो फिर वही खौफ दिल पर आ गया। वो सामने आने से डरती थी। रात एक मर्द ने उसे देखकर गांव के अंदर से अगवा कर लिया था। इस वीराने में उसे डर था कि कोई भी आदमी मिला वो उसे उठा ले जाएगा। उसे एहसास था कि वो नौजवान और खूबसूरत है। वहां रुके रहना भी कोई हल नहीं था। इसका दिमाग माऊफ हो गया था। वो कुछ भी सोच नहीं सकती थी। वो छुप छुप कर इस जगह तक गई जहां वो हमें मिली थी। इस इलाके में गांव बहुत ही कम थे। वो किसी गांव के करीब से नहीं गुजरना चाहती थी। इस पर अगवा के खौफ के साथ ये डर सवार हो गया था कि गांव के लोग उसे देखकर आवारा लड़की समझेंगे। ये उसकी गलतफहमी थी। वो किसी भी गांव में चली जाती और बताती कि उस पर यह वारदात गुजरी है तो गांव वाले उसे अपनी बेटियों की तरह घोड़े पर बिठाकर घर छोड़ आते। वो इस जगह छुपी हुई थी कि बारिश और झालाबारी शुरू हो गई। जब बिजली कड़की तो उसने खौफ से चीखें मारी थीं और वो जोर जोर से रोई भी थी। ये उसी की चीखें थीं जो मैंने सुनी थीं, लेकिन बहुत धीमी थीं। बारिश थमने के बाद हमने कुत्तों को खोला तो वो इधर उधर घूमने फिरने लगे। हाजी मोहम्मद का कुत्ता लड़की के बयान के मुताबिक जमीन को सूंघता अंदर गया था और लड़की को देखकर कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा। लड़की डर गई। कुत्ता उसे प्यार करने लगा। तब लड़की ने पहचाना कि ये तो हाजी का डब्बू है। इसे वो ख्वाब या दिमाग की खराबी समझती रही, लेकिन कुत्ता दौड़कर बाहर आता और फिर अंदर लड़की के पास चला जाता था। कुत्ते का अंदर जाना इत्तेफाक नहीं था। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कुत्ता मानूस बू को किस तरह याद रखता है। जो लोग कुत्ते की सूंघने की हिस्स और नफ्सियात से वाकिफ हैं, उनके लिए ये बिल्कुल हैरान कुन नहीं कि कुत्ता वहां चला गया जहां लड़की छुपी हुई थी। लड़की की कुत्ते के साथ जो पुरानी मोहब्बत थी उसका उसे सिला मिल गया था। ये कुत्ते की बचपन की मोहब्बत थी। ये कुत्ते की फितरत में है कि मोहब्बत की पूरी कीमत देता है और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान भी दे देता है। इसकी बेचैनी पर ही हाजी मोहम्मद मुझे साथ लेकर अंदर गया था। लड़की को हम गांव में ले आए। उसके जिस्म में जान आ गई थी। रात की थकान के बावजूद वो चलने में हमारा साथ दे रही थी। गांव में लोगों ने और उसके घर वालों ने जिस तरह उसका इस्तकबाल किया, उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। हमने गांव वालों को ये सारी वारदात सुनाई, उसके वालिद साहब को भी सुनाई और हमने ये राय दी कि लड़की ने जो बयान दिया है वो सही है। गांव के बाज़ आदमियों ने कहा कि वो इस इलाके में जाकर इधर उधर के गांव से पता करेंगे कि उन्होंने सवार को घसीटते हुए किसी घोड़े को देखा है। हम अपने गांव आ गए और वहां सबको ये वारदात सुनाई। सब ने अपनी अपनी राय दी और किसी ने भी ये कहा कि लड़की अपनी मर्जी से गई होगी। सवार गिरकर रकाब में फंसा रह गया, उसे घोड़ा घसीट कर ले गया और लड़की अकेली रह गई और उसने ये कहानी घड़ ली है। ये बात किसी ने भी नहीं कहा। लड़की अपने घर पहुंच गई, मगर ये वारदात अपने अंजाम को न पहुंची। कोई एक माह बाद हाजी मोहम्मद मेरे घर आया। वो घबराया हुआ और परेशान था। शिकार के दौरान ही वो मेरा दोस्त बन चुका था। इसने कहा कि वो मुझसे मदद लेने आया है।
बात ये थी कि इस लड़की का रिश्ता तय हो चुका था, अभी मंगनी नहीं हुई थी। लड़के वालों ने ये कहकर रिश्ता लेने से इनकार कर दिया कि लड़की उनके काम की नहीं रही। हाजी मोहम्मद ने भी ये सुना कि जिस रोज़ हम लड़की को वापस लाए थे उसके अगले ही दिन गांव के 4 आदमी लड़की के बताए हुए इलाके में घोड़ों पर गए थे। उन्होंने दूर दूर तक घूमकर 4-5 गांवों से पूछा कि कोई घोड़ा अपने सवार को घसीटता हुआ उन्होंने देखा है या नहीं। पहले 2 गांव से उन्हें सिर्फ ये शहादत मिली कि रात को उन्होंने भागते हुए घोड़े की आवाज़ें तो सुनी थीं। तीसरे गांव वालों ने एक और गांव का रास्ता बताकर कहा कि वहां एक घोड़ा देखा गया था जिसकी एक रकाब में उसके सवार का पांव फंसा हुआ था। वो लोग अगले गांव में गए तो उन्होंने बताया कि एक रोज सुबह सवेरे एक घोड़ा उनके गांव के करीब फसल खा रहा था। उसे मोड़ने के लिए गए तो देखा कि उसकी एक रकाब में सवार पांव फंसा हुआ था और सवार मर चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर खाल भी नहीं थी। बाज़ जगहों से हड्डियां भी नंगी हो गई थीं। चेहरा भी खराब हो गया था, लेकिन पहचाना जाता था। गांव वालों ने इर्द गिर्द सारे इलाके में आदमी दौड़ाए, लेकिन किसी भी गांव से ना तो कोई घोड़ा गायब था और ना ही कोई सवार। गांव वाले लाश और घोड़ा थाने ले गए, सबके बयान लिए गए। इसके बाद इन्हें कुछ पता नहीं चला कि किसी ने लाश शनाख्त की थी या नहीं। हाजी मोहम्मद ने मुझे बताया कि इस सबूत के बावजूद कि लड़की को अगवा किया गया था, उसका रिश्ता ठुकरा दिया गया। उसकी ज़ात के 2 और घर उसका रिश्ता मांग रहे थे, उन्होंने भी रिश्ता लेने से इनकार कर दिया और लड़की बदनाम हो गई। वो हंसने खेलने वाली लड़की इस उम्र में रोगी हो गई। हाजी मोहम्मद लड़की से तन्हाई में मिला और उसे कहा कि उसके वालिदैन मान जाएं तो वो उसके साथ शादी कर लेगा। ये एक ना होने वाली बात थी। लड़की की किस्मत में अब सारी उम्र कंवारपन लिखा जा चुका था। उसकी बिरादरी और ज़ात के घरों में सिर्फ 3 रिश्ते थे। तीनों ने तोहमत लगाकर जवाब दे दिया था। हाजी मोहम्मद ने अपने वालिदैन से बात की तो उन्होंने उसे बुरा भला कहा। उस जमाने में ज़ात बिरादरी से बाहर शादी करना तौहीन और जुर्म समझा जाता था। हाजी मोहम्मद ने लड़की को तैयार कर लिया कि इस पर यह तोहमत लगाई गई है कि वो अपने आशना के साथ भाग गई थी। अब उसके रोग का इलाज यही है कि वो भाग कर दिखा दे, वरना वो सारी उम्र बैठी रहेगी और बदनाम भी रहेगी। लड़की को उसने राजी कर लिया। लड़की को जिस तरह हाजी मोहम्मद के कुत्ते ने बचाया और अब हाजी मोहम्मद जिस तरह उसके लिए कुर्बानी दे रहा था, इससे लड़की उसकी मुरीद बन गई। आधी सदी पहले के हाजी मोहम्मद के अल्फाज मुझे आज भी याद हैं। उसने कहा था, साबू तुम भी ऊंची जात के जवान हो, क्या तुम मेरी तरह एक कुर्बानी कर सकोगे? मैं लड़की को यहाँ ले आऊं तो मुझे पनाह दोगे? देखो साबू, तुमने लड़की की हालत अपनी आंखों से देखी है और इस पर जो बीती है वो अपने कानों से सुनी थी। अगर मर्द हो तो मेरी मदद करो, वरना मैं खुद भी जहर खा लूंगा और लड़की को भी जहर दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बगावत थी, इतना दिलेराना फैसला कि उस वक्त का देहाती माशरा इसे कबूल कर ही नहीं सकता था, बल्कि इस जुर्म की सज़ा मौत थी। कोई नहीं बता सकता था कि कुल्हाड़ियों से कितने सर खुल जाएंगे। हम अभी जवान थे, जिन्हें बुजुर्ग नादान कहा करते थे। मैंने राजा शहबाज खान को बुलाया, उसने 2 और दोस्तों को बुलाया। हमने कॉन्फ्रेंस की और फैसला किया कि बुजुर्गों को राजी करने की कोशिश करेंगे। हाजी मोहम्मद को हमने वापस भेज दिया और हमने अपने बुजुर्गों को कायल करने की कोशिशें शुरू कर दी। बूढ़े तो राजी ना हुए, 4 अधेड़ उम्र हजरात मान गए। 3-4 रोज बाद हाजी मोहम्मद फिर आया। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे कहा कि लड़की को ले आओ। हमने एक कुम्हार के घर इन्हें चोरी छुपे रखने का इंतजाम कर लिया और कुम्हार से कहा कि जब तक हम न कहें वो किसी से बात तक न करे। उसे हमने पैसे भी दिए। दूसरी रात हाजी मोहम्मद लड़की को ले आया। वो इसे किस तरह निकाल कर लाया, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। इसने लड़की को ज़रा दूर बिठाया और मेरे घर आया। मैं उसे कुम्हार के घर ले गया, लड़की को भी वहां पहुंचा दिया। हाजी मोहम्मद दूसरे दिन फिर अपने गांव चला गया। शाम से ज़रा पहले वापस आया। उसके साथ उसका बाप, एक चचा और एक मामू था और इनके साथ लड़की का बाप भी था। हमारे बुजुर्ग दूसरे गांव के मोअज़्ज़िज़ीन को देखकर इस्तकबाल के लिए बढ़े। उन्हें शहबाज खान के वालिद साहब अपने घर ले गए। हाजी मोहम्मद ने मुझे बताया कि उसने गांव में जाकर ऐलान कर दिया था कि लड़की को रात वो निकाल ले गया है और लड़की फलां गांव में है। अगर कोई मुझे जंजीरें डालना चाहता है या कत्ल करना चाहता है तो आगे आ जाए। बाप ने और दूसरे बुजुर्गों ने उसे लानत मलामत की। बाप उसे मारने को आया तो हाजी मोहम्मद ने ललकार कर कहा, तुम सब बेगैरत हो, सब नीच जात के लोग हो। तुमने गांव की एक शरीफ और मजलूम लड़की पर तोहमत लगाई है। तुमने उसके शरीफ बाप की पगड़ी मैली कर दी है।
मैं लड़की को ले गया हूँ और जहाँ ले गया हूँ वहीं शादी करूँगा और सारी उम्र वहीं रहूँगा। गांव में जलजला आ गया, लेकिन इस नौजवान मर्द ने जज्बात के जोश में ऐसी ऐसी बातें की कि सब चुप हो गए। उसने अपने बाप से और लड़की के बाप से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं चोर नहीं हूँ और लड़की बदमाश नहीं है, मेरे साथ आओ। अगर तुम लोगों ने हम दोनों पर जबरदस्ती की तो तुम्हें हम दोनों की लाशें मिलेंगी। लड़का पागल हुआ जा रहा था। ये एक गैर मामूली और बेमिसाल दिलेरी थी। वो लोग उसके साथ चल पड़े। हमारे गांव में आए तो उन्होंने हमारे बुजुर्गों से शिकायत की कि उनके गांव की एक लड़की उनके गांव में आ गई है। हमारे बुजुर्गों को तो इल्म ही नहीं था। वो बहुत परेशान हुए। हमने बता दिया कि लड़की कहाँ है। हमारे बुजुर्गों ने जूं ही हमें गालियां देना शुरू की तो हाजी मोहम्मद बरस पड़ा। उसने छोटे बड़े का लिहाज न किया। उसने पहले तो लड़की के अगवा का किस्सा सुनाया, फिर बताया कि अल्लाह ताला ने लड़की की बेगुनाही का ये सबूत दिया कि लड़की को मौजिज़े की तरह बचा लिया। मगर अल्लाह ताला के बंदों ने बारिश भर लंबी जबानें निकाल निकाल कर उसे बदमाश कह दिया। उसका रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। ये मेरा बाप है और ये लड़की का बाप है। ये मेरा चचा और ये मेरा मामू है। ये लड़की को लेने आए हैं। ये उसे उसी दोज़ख में जा फेंकेंगे जहाँ से मैं उसे निकाल कर लाया हूँ। उसने हमारे बुजुर्गों से मुखातिब होकर चिल्ला के कहा, क्या तुम मेरे बाप नहीं हो? क्या तुम मेरे चचा और मामू नहीं हो? क्या तुम में इस लड़की का बाप बनने के लिए कोई तैयार नहीं है जिस पर जुल्म हुआ, जिसे खुदा ने बचाकर तुम्हारे हवाले किया और तुम उसे ठुकरा रहे हो? उसने अपने बाप के कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, अगर मैं तुम्हें जीती जागती लड़की वापस कर दूं तो मैं इस बाप का बेटा नहीं हूँ। इसके साथ ही उसके आंसू जारी हो गए। बुजुर्गों में बहुत देर तक बहस हुई, सुलह सफाई हुई, सुलह मशवरे हुए और हाजी मोहम्मद को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपने गांव जाने से साफ इनकार कर दिया। आखिर फैसला हुआ कि इसी गांव में उनकी शादी कर दी जाए। दोनों बापों के लिए ये सूरत हाल बड़ी ही अजीब और तकलीफ दे थी, लेकिन हाजी मोहम्मद का बाप अपने जवान और इतने दिलेर बेटे को नाराज नहीं करना चाहता था। किस्सा मुख्तसर ये कि चौथे पांचवें रोज उनकी शादी पूरी रौनक से हमारे गांव में हुई। लड़के को राजा शहबाज खान के घर जगह दी गई थी और लड़की को हमारे घर में दुल्हन बनाया गया था। हाजी मोहम्मद को हमारे बुजुर्गों के सलूक की वजह से और हमारी दोस्ती की वजह से हमारे गांव के साथ इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने माँ बाप से कहा कि वो बाकी उम्र इसी गांव में गुजारेगा। उसने किसी की न मानी। हमने भी कोशिश कर देखी। आखिर उसने बाप को ये कह दिया कि मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, मैं बेचकर यही मकान बना लूंगा। बाप ने मजबूर होकर इसे हमारे गांव में बड़ा अच्छा मकान बनवा दिया। हाजी मोहम्मद अपने गांव जाया करता था। उसके अजीज रिश्तेदार और लड़की के वालिदैन उसके घर आते रहते थे, लेकिन लड़की ने गांव न जाने की कसम खा ली थी। वो सिर्फ 2 दफा अपने गांव गई थी, एक बार अपनी माँ की वफात पर और दूसरी बार बाप की वफात पर। इसका कोई भाई न था। एक बड़ी बहन शादीशुदा थी। दोनों बहनों ने जमीन और मकान तकसीम कर लिया था। वो हमारे गांव के फर्द बन गए। हमने इकट्ठे शिकार खेले और इकट्ठे बूढ़े हुए। मगर पिछले महीने 2 लफ्जों के तार ने मुझे बेहाल कर दिया कि हाजी मर गया है। ताज 4 साल पहले ही मर चुकी थी।